कश्मीर के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कालिदास, सूरदास, तुलसीदास या कल्हड़? तो किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के इतिहास का हमें विवरण प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सभी लोग आंसर करते चले, मैं लाइव देख रहा हूँ आप लोगों को, सभी लोग जो लोग आए हैं कमेंट जरूर करते रहे सब लोग। तो देखिए, कश्मीर के इतिहास का जो विवरण प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कल्हड़ के पुस्तक से। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, इनकी पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगिणी। और इनसे किस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कल्हड़ की पुस्तक से। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। गुड इवनिंग अभिषेक, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा नंदिनी जी, चलिए, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वाति गुप्ता, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? ये मैं आपसे कल पूछा हुआ था क्वेश्चन, हालांकि किसी ने रिप्लाई नहीं किया था इसका आंसर, तो आज मैंने इसको क्वेश्चन हिला दिया यहाँ पे। तो आपको बताना है कि किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, या जिसे हम कह सकते हैं सिकंदर ए सानी, है ना। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? ये धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, बताएं। निम्नलिखित में से मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त या मैडम भीकाजी कामा? तो किसे कहते हैं बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था 1907 में, 1907 में स्टुटगार्ट में, जो कहाँ पे आता है आपका, ये आता है जर्मनी में। वहां पे क्या किया था, भारतीय तिरंगा, भारतीय तिरंगा उन्होंने यहाँ पे फहराया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। सभी लोग आंसर करते चलें। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताएं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो लोग भी बी आंसर कर रहे हैं फोर्थ नंबर का, उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें सुदर्शन झील के बारे में। ठीक है, तो इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया था, पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना, ये करवाया था अशोक ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो भी आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें, यहाँ का शासक कौन था जब ये सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, तो पुष्यगुप्त वैश्य। यहाँ का शासक कौन था, स्थानीय शासक जो था पुष्यगुप्त वैश्य था, सौराष्ट्र का जो गवर्नर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति प्राचीनतम है? ये सभी जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, लेकिन इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मैं सभी की डिटेल भी बताता चल रहा हूँ, जिससे आगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें सबसे पुरानी जो संस्कृति है इसमें से कौन सी है, आहार संस्कृति है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगर इसके बारे में बात करें तो किस काल की है, तो ये हो जाएगा आपका 2600 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व तक का समय जो है आपका ये आहार संस्कृति का है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दें जल्दी से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन कि आराम बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर? तो आराम बाग का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आराम बाग का जो निर्माण है ये जो करवाया था, ये करवाया था किसने? तो ये करवाया था बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ पे करवाया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? आगरा में। धीरज तिवारी जी, स्वागत है आप सभी का क्लास में। ठीक है, चलिए। और आप लोग डेली क्लासेस चाह रहे हैं क्या? 5:30 बजे कमेंट करें, 5:30 बजे आप लोग डेली क्लासेस चाह रहे हैं इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। भारत में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था बताएं। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में? बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत किया था यहाँ पे, ये किया था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। और कहाँ से किया था? तो ध्यान रखना, ये किया था महाराष्ट्र से। कहाँ से किया था? महाराष्ट्र से। इनके साथ ही इनका जो सहयोग दिया था, ये दिया था एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने किस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया था? तो ये मद्रास की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है इसमें बताएं। गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना? तो इनमें से बताना है कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो हिमालय का नया हिमालय जो है, नवीन जो हिमालय है, ठीक है, वो जो स्थलाकृति बनी है उसके पहले भी जो नदियां बहती थी वो क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्ववर्ती नदियां कहलाएंगी हिमालय की। तो उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पूर्ववर्ती नदी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और इसके अलावा और भी जो पूर्ववर्ती नदी है ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये हो जाएंगी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु के अलावा इसमें हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी क्या है आपके? ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। राइट आंसर 8 नंबर का बी होगा। बी ऑप्शन अभी तक केवल नंदिनी का है, बाकी किसी का नहीं आया है। तो सभी लोग आंसर करते चले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल? तो पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहा जाता है बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो बाह्य परत होता है ना, इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट कहते हैं, या इसको भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बीच वाले परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और नीचे वाले सबसे निचले परत को क्या कहते हैं? इसमें आपका कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपका। मध्य मंडल क्या कहलाता है? मेंटल। और निचली परत क्या कहलाता है आपका? तो ये क्रोड या कोर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बताएं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बताएं। अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक या बैतूल? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बताएं। चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। सभी लोग इसको शेयर करते चले क्लास को। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक से। कहाँ से निकलती है? नासिक से। और नासिक में भी अगर हम कहा जाए तो कहाँ से निकलती है? तो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी जो हो जाएगी इसकी आपका वेनगंगा। वेनगंगा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या लाल सागर को अरब सागर से? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो स्वेज नहर जो जोड़ती है ये जोड़ती है आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आपको ध्यान रखना है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में।
1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत के पठार का, हिमालय का या अरावली का? तो मेघालय का पठार किसका विस्तार है बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेघालय का पठार किसका विस्तार है बताएं? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय का पठार जो विस्तार है, ये विस्तार है आपका प्रायद्वीपीय पठार का। किसका विस्तार है आपका? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत बहुत सारे पठार आते हैं, जिसमें से जैसे मालवा का पठार हो गया आपका इसमें, ठीक है, बैतूल का पठार हो गया आपका, बघेलखंड का पठार है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार है। तो ये सभी जो आते हैं आपके किस में आ जाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार में आ जाएंगे आपके पूरे, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना का पठार, नागपुर का पठार, है ना, हजारीबाग का पठार, ये सभी किस में आते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है बताएं? अब यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछ रहा है, तापमंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल या मध्य मंडल? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है बताएं? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सा है सबसे निचली परत? क्षोभ मंडल कहलाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एक नाम और है परिवर्तन मंडल। इसे और क्या कहते हैं? दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था बताएं? 1978 में, 1976 में, 1977 में या 1972 में? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूल कर्तव्य कब लाया गया था? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो लाया गया था ये 1976 में लाया गया था। ठीक है, और ये कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति थी इसमें आपका? स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जो लोग बी आंसर इसका कर रहे हैं, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ था बताएं? तो पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ था बताएं? 1987, 1968, 1972, 1959? पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज का जो गठन हुआ था ना 1959 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखना, ये जो गठन किया गया था राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में ये किया गया था। और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड, निम्न में से अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं किसको? स्थानीय निकायों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को? तो बताएं इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अवशिष्ट शक्तियां जो प्रदान किया जाता है ये इसकी शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन होती है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो होती है हमेशा केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताएं? 34, 30, 31, 33? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी 33, यानी कि 33+1, है ना, 33+1 इसमें इसका ऐसे स्ट्रक्चर है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश इसमें रहेंगे। ठीक है, और इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान दिया गया है किसमें दिया गया है? ये भी आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल 124(2) में दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है, जो लोग इसका आंसर राइट आंसर ए जो किए हैं, ए केवल नंदिनी ने किया है और मोनिका ने किया है, उनका सही है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या के एम मुंशी? तो कौन था बताएं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था?
तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है बताएं? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी समिति जो होती है ये प्राक्कलन समिति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कितने सदस्य शामिल होते हैं लोकसभा के? 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इसका केवल लोकसभा में ही गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये किस लिए होता है? तो सरकारी अपव्यय को या सरकारी व्यय को रोकने के लिए, जो फालतू के खर्च होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उनको रोकने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है बताएं? यह बदलता रहता है, एवर ऑनवर्ड, फॉर एवर हायर या अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। तो क्या इसका आदर्श वाक्य है ओलंपिक खेलों का, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, इसका जो आदर्श वाक्य है अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस है। ठीक है, इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा, बलवान, है ना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इसका शुरुआत कब हुआ है? तो ध्यान रखना 1896 में यूनान के एथेंस में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है बताएं? किसको सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को? तो सोयाबीन राज्य किसे कहते हैं बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सोयाबीन राज्य हम सभी को पता है किसको कहते हैं? सोया स्टेट। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए? ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है आपका ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इसमें। चलिए, और सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे आता है? ये भी आ जाता है आपका मध्य प्रदेश में आता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे आता है? इंदौर में आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? इंदौर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है बताएं? न्यूक्लिक एसिड यानी अमीनो अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या वसा के पाचन में? तो ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ये होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रोटीन के पाचन में किया जाता है इसका इस्तेमाल। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और कैसा रस है ये? अग्नाशयी। अग्नाशयी पेनक्रियाटिक जूस है ये, है ना। कैसा है ये? पेनक्रियाटिक जूस है। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं बताएं? कछुआ, घड़ियाल, मगर या डॉल्फिन? किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं इसका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो कहते हैं ये किसे कहते हैं? ये कहा जाता है डॉल्फिन को। किसको कहते हैं? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादातर किस कहाँ पे पाया जाता है? तो गंगा नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है ये। ठीक है, और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1980, 1988, 1986, 1998? तो किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, ये किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था 1980 में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और इसमें संशोधन जो हुआ था, तो ध्यान रखना, इसमें संशोधन जो हुआ था आपका, ये संशोधन 1988 में हुआ था। और फिर लास्ट जो संशोधन हुआ है 2006 में हुआ है इसमें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है इसमें? तो ध्यान रखना इसमें ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है, ठीक है, ये कौन सा नहीं है? तो ये नहीं हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इस पे ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी, इसमें लिखा है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बताएं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे इसको पहली बार आपको ध्यान रखना है 1986 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार ये गाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता है गांव के मुखिया को, जमींदार को, प्रजा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसे दिया जाता है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महालवाड़ी व्यवस्था में। फटाफट बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे जो गांव के मुखिया होते हैं उनको ही राजस्व इकट्ठा करने का यहाँ पे दायित्व दिया जाता है। और इसको सबसे पहले लागू किया गया था 1822 में। किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने इसको सबसे पहले शुरुआत किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखना बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल क्षेत्र में ये लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, गौतम, पतंजलि या जैमिनी। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएं। तो ध्यान रखना न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा आपका बी, गौतम मुनि जो है न्याय दर्शन संस्थापक हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका मैं पूरा सभी दर्शन के संस्थापक दिखा दूंगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएं। कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि या जैमिनी। तो ध्यान रखना सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं ये हो जाएंगे आपके कपिल मुनि। कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि हो जाएंगे। गौतम जी कौन है? ये न्याय दर्शन के हो जाएंगे। पतंजलि जो है योग दर्शन के हो जाएंगे। ठीक है, जैमिनी जो है इसमें आपको ध्यान रखना है पूर्व मीमांसा के हैं, पूर्व मीमांसा के हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बादरायन एक है। तो बादरायन जो हो जाएंगे आपके ये उत्तर मीमांसा के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, सभी हो गया ना? ये कुछ छूट रहा है इसमें आपका, एक और है वैशेषिक। तो वैशेषिक जो है आपके ये इसके संस्थापक जो है कणाद हैं। ये सभी दर्शन के मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से 5:30 बजे डेली जीएस की क्लास रहेगी एसएसटी के, आप लोग इसमें डेली क्लास जुड़ा करें जिसमें डिटेल भी क्लास में बताता रहूंगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर बताएं अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट। ये लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगी ना तब आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, आपको ये बताना है कि महाधिवक्ता का महाधिवक्ता का नियुक्ति या महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगी तो कमेंट करना है। और डेली मिल रही है 5:30 बजे, मेरी क्लास डेली रहेगी 5:30 बजे। और क्लास को अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।